जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम आगे परमाणु के मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको जॉन डाल्टन और जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वह मैंने पढ़ा दिया था लास्ट में। अब आगे इसमें जो तीसरा परमाणु का मॉडल होगा उनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी मॉडल के अंतर्गत पहली बार नाभिक की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और जब नाभिक की खोज इस मॉडल के दौरान हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? नाभिकीय मॉडल। आगे है, इस मॉडल में अल्फा कण की बौछार सोने की एक अत्यंत पतली परत, जिसे अपन बोलते हैं गोल्ड फॉइल। जैसे खाने को रखने वाली एक पतली फॉइल आती है जिसको अपन एल्यूमिनियम वाली कहते हैं, ऐसे ये गोल्ड की बनती है, जिसको जो वैज्ञानिक होते हैं वह अपने अपने अलग प्रयोगों में करते हैं। तो इस परमाणु मॉडल में अल्फा कणों की बौछार सोने की एक पतली परत या पन्नी के ऊपर करवाई जाती है। और जब ऐसा करवाया जाता है तो उन्हें क्या परिणाम मिलते हैं? तो देखिए उसमें कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है और उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है, इसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे क्या नाम दिया गया? नाभिक नाम दिया गया। इसको अपन एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पूरा जो गोल मैंने ये बना के रखा है, ये क्या है? हमारी एक सोने की पन्नी। क्या है? सोने की एक पतली पन्नी या फिल्म आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक ऐसी टॉर्च है जिस टॉर्च में से क्या है? गामा रे निकल रही है। और आपको यदि पता हो कि गामा रे के अंदर ही क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं। और अल्फा कणों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वह कैसा होता है? धनावेशित। मतलब यह पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो फिर से आप याद रखेंगे इसको। सबसे पहले इसमें एक सोने की पतली परत ली जाती है जिसके ऊपर गामा किरण, और गामा किरण के अंदर ही क्या होते हैं? अल्फा कण, जो कि धन आवेशित प्रकृति के होते हैं। इनकी यहाँ से इसको बौछार कर रहे हैं, मतलब एक टॉर्च जला लिए और इस पतली पन्नी के ऊपर उसको टॉर्च को ऊपर कर रहे हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो वो क्या देखते हैं ध्यान से कि इसका जो बीच वाला भाग है पन्नी का, उसमें से ये टॉर्च की जो किरणें हैं ये आर पार नहीं हो रही। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, किनारे वाला, साइड वाला, ये वाला हिस्सा है, इसमें से ये जो किरणें थी अल्फा कण की, ये क्या हो गई? आर पार हो गई। तो मुझे बताएं अल्फा कण का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसकी? यहाँ से ये पॉजिटिव जा रहा है तो इस तरफ भाग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इधर क्या होगा? हमारा नेगेटिव नेचर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस को आकर्षित करने वाला क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ से ये जा रहा है, कैसा नेचर है इसका? प्लस वाला। और यहाँ से इसको आर पार नहीं कर रहा, मतलब यहाँ बीच में कहीं ना कहीं कैसा आवेश है? धन। धन धन एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। तो कहने का मतलब है बीच वाले भाग से जब ये किरणें गुजरती हैं तो ऐसे ही जाती हैं और आके पुनः टकरा के वापस आ जाती हैं, मतलब आर पार नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग है, इस खोखले भाग में से ये आर पार हो जाती हैं। तो इसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी परमाणु के बीचों बीच में क्या उपस्थित होता है? उसका नाभिक। और नाभिक में ही उस परमाणु का क्या होता है? संपूर्ण द्रव्यमान। तो किसी परमाणु के बीचों बीच का जो केंद्र भाग होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? नाभिक। और इसके चारों ओर का जो भाग होता है, जो कैसा है? खोखला भाग है। चारों ओर का भाग खोखला है और बीचों बीच का भाग कैसा है? ठोस होता है। खोखले भाग में उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है। तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे एक बार। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा गामा। कौन से कणों का प्रयोग करें? तो आंसर हो जाएगा अल्फा कण। किस धातु की पन्नी का प्रयोग करते हैं? सोने की पन्नी का। इस मॉडल में किसकी खोज की गई? नाभिक की खोज की गई। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस में निहित होता है? नाभिक में भरा होता है। नाभिक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। अब आगे है इसी में कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि नाभिक के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं?
चक्कर लगा रहे हैं, तो उनकी जो कक्षा होती है चक्कर लगाने की इस मॉडल के अनुसार वह कैसी है, वृत्ताकार। तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस मॉडल के अनुसार वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसलिए रदरफोर्ड ने इस मॉडल की तुलना, जो कंपैरिजन है, किससे कर दिया, हमारे सौर मंडल से, क्योंकि सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर। और इसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार से बनती है, ये बीच वाला हो गया आपका नाभिक, और ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा, दूसरा वाला गोल वृत्ताकार, तीसरा वृत्ताकार, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। अगला बिंदु है इसी में कि नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं ऐसे गोल गोल, तो इनके बीच में एक बंध बनता है या एक बल लगता है, तो वह कौन सा होता है, एक आकर्षण का। तो याद रखेंगे नाभिक व इलेक्ट्रॉन एक आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। आगे इस मॉडल के फेल होने के क्या कारण हुए, क्योंकि इसके बाद आगे एक और मॉडल आता है, ठीक है। तो इस मॉडल के दोष क्या है कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक में गिरने की संभावना होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे लगातार घूम रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी तो गिर के कहाँ गिर जाएगा, वो नाभिक में, और नाभिक में गिर गया तो पूर्व परमाणु की संरचना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये पहला दोष है, इसका आप याद रखेंगे। दूसरा है कि परमाणु के स्थायित्व की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि परमाणु कितना स्पष्ट रूप से स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी होगी उसमें, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन की निश्चित व स्पष्ट स्थिति को नहीं दर्शाया गया। इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षा में घूम तो रहे हैं लेकिन उनकी कोई एक पर्टिकुलर स्थिति नहीं बताई गई कि यहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है। अब आगे है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो इस मॉडल को जब इन्होंने बनाया तो जो पीछे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड की कमियों को पूरा करने के लिए जो मॉडल लाया गया उसका नाम क्या था, नील्स बोर। ये बात आप इसमें याद रखेंगे, मैंने यहाँ लिखी नहीं है लेकिन आप इसमें यह याद रखेंगे कि रदरफोर्ड के कमियों को पूरा करने, रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा मॉडल लाया गया, नील्स बोर का। अब इस मॉडल में क्या करते हैं नील्स बोर कि मैक्स प्लांक यह एक अलग वैज्ञानिक है, मैक्स प्लांक, इनकी एक थ्योरी है जिसका नाम है क्वांटम सिद्धांत पर क्या है, ये आधारित है। तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है यह मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। इस मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर केवल एक निश्चित कोश में ही क्या रहते हैं, उपस्थित होते हैं। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया है। कैसे, हम इसे इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले बीचों बीच में जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, किसी परमाणु का एक नाभिक, ठीक है, जो कि हमें रदरफोर्ड ने बता दिया था। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति को उन्होंने इस प्रकार से बताया कि ऊपर जो ये लिखा है क्वांटम सिद्धांत, तो इसका मतलब होता है पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, ऐसे कर करके गोल गोल क्या होती हैं, अलग अलग क्या बनते हैं, ऊर्जा के स्तर बने होते हैं। तो नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं उपस्थित होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में क्या रहता है, उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। जैसे पहली वाली कक्षा है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फर्स्ट, दूसरी वाली कक्षा का नाम 2, तीसरी वाले का 3। तो और इनको नाम क्या दिया गया, सभी को कोश, इसको भी क्या नाम दिया गया, कोश, और इसको भी क्या नाम दिया गया, कोश, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं शेल। तो इस मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं उपस्थित होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इन कक्षाओं को क्या नाम दिया गया, कोश नाम दिया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि कोशों की कुल संख्या कितनी होती है तो आंसर आप क्या बताएंगे, 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, यदि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में आप पढ़ोगे तो KLMNOPQ, और इन्हीं को याद आप यदि 1 2 3 में पढ़ेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक होते हैं, 7 तक होते हैं, ठीक है। तो आगे है
कि नाभिक से दूरी बढ़ने पर कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। कहने का मतलब ये इसका पहला वाला कोश है, ये दूसरा वाला कोश L, तीसरा वाला M, ऐसे करते करते कहाँ तक कोश गए हमारे, Q तक। ठीक है, तो नाभिक से ये वाला कोश क्या है, पास में, तो इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। नाभिक से ये वाला कोश क्या होगा, दूर है, तो ये वाला ऐसे बना दोगे आप, तो इसमें ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी कोशों की, वैसे वैसे उनकी ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Q वाले कोश में ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा और K वाले कोश में सबसे कम होता है। ठीक है, आगे बिंदु है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक और इन कोश में रहने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन, इन कोश में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के बल के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल, जो कि कैसी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, अब आगे है इसमें दोष। तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, ये भी कुछ समय के बाद आगे क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसके फेल होने के जो कारण थे या दोष थे, वह क्या है कि यह वाला जो परमाणु का मॉडल था, वह हाइड्रोजन जैसे जो सरल परमाणु हैं उनकी व्याख्या करने तक सीमित रहा, केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणु। जैसे जैसे नए नए परमाणुओं की खोज होती गई, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ती गई तो ये मॉडल क्या हो गया, असफल हो गया। तो आप इसमें याद रख सकते हो कि यह वाला मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणुओं की व्याख्या करने में ही सीमित रहा। जैसे जैसे नए परमाणुओं की खोज होती गई, ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा बिंदु है, यह परमाणु या फिर यह मॉडल परमाणु के वर्णक्रम को बताने में क्या रहा, असफल। वर्णक्रम को आप बोलते हैं स्पेक्ट्रा, मतलब उनका जो रंग होता है उनको बताने में भी क्या रहा, या ऊर्जा का जो स्तर होता है उसको बताने में भी असफल रह गया। ठीक है, अब आगे है नया मॉडल, जिसे अपन कहते हैं क्वांटम भौतिकी मॉडल। तो इसमें दो वैज्ञानिक का नाम है, एक का नाम है एरविन श्रोडिंजर और एक और है चार्ल्स वार्न। तो ये दो वैज्ञानिक हैं, इन दो वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया, और वर्तमान में जो हम मॉडल पढ़ते हैं ये क्वांटम भौतिकी का मॉडल ही पढ़ते हैं, और अभी तक यही चल रहा है। तो इससे पहले जो भी हमने पढ़े वो समय के साथ साथ आते गए, लेकिन वो क्या हो गए, असफल हो गए। लेकिन उन्हें हमें याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। तो आगे पढ़ेंगे, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों के रूप में बताता है, इसलिए इसे तरंग कण द्वैता सिद्धांत कहते हैं। जब किसी चीज में दो दो चीजों के गुण बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं डुअल या डबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक कण भी है और एक क्या है, तरंग भी है, इसलिए इसे अपन तरंग कण द्वैता सिद्धांत कहते हैं। आगे है, इस मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, नाभिक के चारों ओर उपस्थित कोश के उपकोश के कक्षक में उपस्थित रहता है। अब देख लो ये क्या होता है, बीचों बीच में आपका नाभिक, थोड़ा समझिए इसको, ये नाभिक हो गया। जब नाभिक के चारों ओर आप ये बनाते हैं गोल गोल ऐसे, एक दो, तो ये क्या है, हमारे कोश। और कोश के अंदर उपस्थित क्या होते हैं, उपकोश। यदि इसको जूम करके देखेंगे आप तो क्या मिलेंगे, उपकोश। और उपकोश के अंदर का जो स्थान होता है उन्हें अपन बोलते हैं कक्षक। तो ये पहली वाली चीज हो जाएगी आपका सेल, ये वाला हो जाएगा हमारा सब सेल, और ये वाला हो जाएगा ऑर्बिटल। तो इस नियम के या इस मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है, उपकोश के कक्षक में रहता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, परमाणु का कक्षक कहते हैं। ठीक है, आगे है, इन कक्षकों का जो आकार है वह कैसा है, गोलाकार है, डंबलाकार है, अर्धचक्रीयाकार है। ठीक है, तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित कुछ नियम, जिसमें पहला नियम है बोर बरी का नियम। तो बोर मतलब हो जाएंगे नील्स बोर,
और बरी मतलब हो जाएंगे चार्ल्स रूजले बरी। तो यह वाला जो नियम है नील्स बोर और चार्ल्स रूजले बरी नाम के दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। यह नियम कोश में इलेक्ट्रॉनों को भरने से संबंधित है। यदि हम किसी परमाणु के नाभिक के कोश में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तो वह बोर-बरी का नियम कहलाता है। इसमें परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। अब इस बात को थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इससे परीक्षा में कई बार क्या होता है, संख्या से प्रश्न पूछ लेता है। जैसा कि यहाँ पे दिया है 2n²। मैंने पीछे पढ़ाया था कोश की संख्या कितनी होती है, तो कोशों की संख्या होती है कितनी? 7। जिसमें मैंने बताया था वो कौन कौन थे हमारे? 1 2 3 डैश कहाँ तक थे हमारे? 7। तो यहाँ पे जो n दिया है यही किसके बराबर है? हमारी कोशों की इन संख्याओं के बराबर। यदि मैं आपसे कहूँ कि पहले वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जैसे ये हमारा क्या हो गया नाभिक, ये इसका पहला वाला कोश है, ये इसका दूसरा वाला कोश है। तो इस पहले वाले कोश के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे रखें 1, तो 1 का और इसके और 1 होगा, 1 दूनी कितना हो जाएगा? 2। तो इस पहले वाले इस कोश में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से 2 हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। जब आप बात करेंगे दूसरे वाले कोश की, इसकी, तो इसको आप आगे ले जाइए यहाँ पे, तो इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यहाँ पे रखें 2। 2 का वर्ग होता है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। इसका अर्थ है कि जो दूसरा वाला हमारा कोश होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से एक और रिंग बनाओगे आप ऐसे गोल, तो जो गोल आप बनाते हो उसी का नाम क्या होता है? कोश। उसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 का वर्ग करो, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, तो उसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस प्रकार से यदि आप 7वें वाले में जाओगे तो 7 सतही 49, दूनी कितना हो जाएगा? 98। तो इन कोशों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला बिंदु है इसी में कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, अब ये बाह्यतम कोश मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कोई भी आपके पास परमाणु है, यहाँ पे इसको समझा देता हूँ मैं, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको। जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, ठीक है, और उस परमाणु में हम क्या खोज रहे हैं? बाह्यतम कोश क्या होता है। तो परमाणु के बीचों बीच क्या होता है? उस परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर ये क्या पाए जाते हैं? हमारे उसके कोश पाए जाते हैं, ये कोश हैं। तो नाभिक के सबसे बाहर वाला कोश, ये वाला क्या कहलाता है? हमारा उसका बाह्यतम कोश कहलाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले कोशों का सबसे बाहर वाला कोश क्या कहलाता है? बाह्यतम कोश। और इसके अंदर के जो पॉइंट, ये वाला कोश, ये वाला कोश और ये वाला कोश, 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं आंतरिक कोश। क्या होते हैं ये? आंतरिक कोश। और ये वाला क्या था? हमारा बाह्यतम कोश। तो किसी भी नाभिक के कोश का सबसे बाहरी वाला कोश बाह्यतम कोश कहलाता है, और उनके अंदर के सारे कोश आंतरिक कोश कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे इसको जानिए आप कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव कितनी होती है? 8। मतलब हर एक परमाणु ये चाहता है कि मेरे बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन संख्या होनी चाहिए? 8। 8 होने का मतलब है कि वह परमाणु क्या है? अपने आप में एक स्थायी परमाणु है। मतलब उसे किसी दूसरे परमाणु के साथ में अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी वर्तमान समय में आप लोग क्या हैं? सभी अस्थायी है, क्योंकि अभी आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। जिस दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपके जीवन में क्या आ जाएगी? स्थिरता, और आप क्या हो जाओगे? स्थायी हो जाओगे। उसी प्रकार से किसी भी परमाणु के यदि बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 8 होती है
तो वह परमाणु अपने आप में स्थायी होता है, मतलब उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो ये बात आप इसे याद रखेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, उस परमाणु का हम अष्टक का नियम, क्योंकि उसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। और ऐसे कौन कौन से परमाणु होते हैं, तो जो आवर्त सारणी होती है उसके जो आखिरी वाले तत्व होते हैं, जिन्हें अपन आदर्श गैस या अक्रिय गैसें कहते हैं। पीछे मैंने आपको पढ़ाया है उसमें धातु अधातु वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी गैसें हैं उनका अष्टक पूरा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आर्गन, तो जब आर्गन की अपन बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। और जब इसको आप लिखते हैं तो पहले वाले कोश में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18। उसको आप इस फार्मूले से याद कर सकते हो ये वैल्यू। तो आखिरी वाले में क्या है, 18, 2, 8, सॉरी 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 कितने हैं, 18 हैं, 8 2 10 8 होंगे, सॉरी बेटा। तो पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 और आखिरी वाले में कितने बचेंगे, 8। 8 मतलब परमाणु क्या हो गया हमारा, स्थायी हो गया। इसी प्रकार से क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन भी इसी में आते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है, तो यह नियम किसी भी परमाणु के कोश के कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरने से क्या है, संबंधित है। यदि आप किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल में या उसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तो उसी को अपन बोलते हैं हुंड का नियम। बस यही बात आपको इसमें याद रखना है। और ये नियम दिया था फ्रेडरिक हुंड नाम के वैज्ञानिक ने। और साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भरे जा सकते तब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे कि जब तक हम किसी भी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कक्षक ये है, एक कक्षक हमारे पास ये है, तो इनमें जब आप इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हो तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भराएगा ऐसे, उसके बाद ही यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। यदि आप इसको ऐसे बना के लिखते हो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है 1 2 और 1 इसमें, तो ये भरने का तरीका क्या है, गलत। ये तरीका क्या है हमारा, सही। तो कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा भरा जाएगा। उसी को अपन क्या कहते हैं, हुंड का नियम कहते हैं। अगला है आफबाहु का नियम। आफबाहु का नियम क्या है, यह उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को भरने से संबंधित है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे कि जब हम किसी परमाणु के कोष के उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो वह हमारा आफबाहु का नियम कहलाता है। और यह नियम हमें क्या बताता है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का जो क्रम होता है वह निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में होता है। तो ये जो ऊर्जा स्तर की बात ये कर रहे हैं, यही हमें क्या बताता है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन को हमें कैसे भरना है। तो ये कथन आप इसमें याद रखेंगे, नीचे वाला आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है अब अगला इसमें पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउलीज एक्सक्लूसिव रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला यह नियम वुल्फगैंग पाउली नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने हमें बताया कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती। अब ये क्वांटम संख्या मैं आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। बस आप नाम पढ़ लेना कि परमाणुओं की कुछ संख्याएं होती हैं 4 प्रकार की, जिन्हें अपन क्वांटम संख्या कहते हैं। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं। ये इसी को अपन क्या बोलते हैं, पाउली के अपवर्जन का नियम कहते हैं। जिनमें 4 प्रकार की जो क्वांटम संख्या है उनके नाम देख लो आप कौन कौन से। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विअंशी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। ये है हमारी पहली, दूसरा, तीसरा और ये कौन सा है हमारा चौथा। तो वो यह भी कहते हैं इसमें कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये पहली, दूसरी और तीसरी के का मान जो होगा वह एक समान हो सकता है, लेकिन इसका मान कभी भी उसका समान नहीं होगा। कहने का मतलब वही है जो ऊपर लिखा है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों सेम नहीं हो सकती, लेकिन ये शुरुआत की 3 है ये तो सेम हो सकती हैं, इनका मान सेम सेम हो सकता है, लेकिन आखिरी वाले का मान सेम नहीं हो सकता है। इसी को इन्होंने क्या कहा है, पाउली के अपवर्जन का नियम कहा है। ठीक है,
अब आगे है आज की क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपका ये चैप्टर हो गया है अब कंप्लीट। ठीक है, तो इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में उपलब्ध नहीं रह पाते। दूसरा प्रश्न है, ऐसे या किसी यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह कहलाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अणु। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं वो होते हैं अणु, और जो नहीं रह सकते वो क्या होते हैं? हमारे परमाणु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो जो जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज की। मैंने पीछे पढ़ा है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? तो ये इसमें कहलाएंगे आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में नहीं बताया मैंने, तो आप थोड़ा इसमें याद रखिए कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यदि उसके आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, अगला है इसमें कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु होता है, यह मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये हमें बताया था जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला है, आगे है कि प्रोटॉन की खोज किन किरणों से हुई है? तो प्रोटॉन की खोज हुई है कैनाल किरणों से। कैनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज हुई है, और कैथोड किरणों से होती है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज करता है? तो नाभिक को खोजने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है? रदरफोर्ड। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल के दौरान सबसे पहले परमाणु में नाभिक की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के स्थायी मौलिक कण हैं? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण क्या कहलाते हैं? उसके स्थायी कण कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सही क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में किस धातु की परत का प्रयोग किया था? सोना, चांदी, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम। तो आंसर सही होगा सोना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के पैकेटों के बंडलों को हम क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विकिरण में जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं उनका नाम होता है फोटॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटॉन। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो ये बात मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, इसको आप समझ लीजिए कि किसी भी परमाणु के बीच में जो नाभिक बैठा होता है, ये मान लो क्या है? उसका नाभिक है। तो उस नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या होता है उसके अंदर का? प्रोटॉन। तो जब हम प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्या बन जाता है? वो परमाणु का द्रव्यमान, और उसी को अपन क्या कहते हैं? नाभिक। तो इन चारों ऑप्शन में देखो ये लिखा है प्रोटॉन और साथ में कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। अगला प्रश्न है इसमें कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आ गया सरकारी नौकरी वाला, मैंने बताया था पीछे आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। हर परमाणु चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उसे स्थायी होना है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि हुंड का नियम किसमें इलेक्ट्रॉन को भरने से संबंधित है? तो हुंड का जो नियम होता है वह कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरवाने से संबंधित है। यदि कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो वो होता है बोर-वरी का नियम। यदि उपकोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो वो होता है हमारा ऑफ-बाहु का नियम। और यदि आप किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका हुंड का नियम। तीनों बातें आप इसमें याद रखेंगे। आगे है, निम्न में से सम अणु हैं? तो सम अणु के बारे में मैंने पढ़ाया था कि समान तत्वों के जो
परमाणु होते हैं, यदि उनको जोड़ दें अपन तो बनने वाला जो अणु होता है वो क्या कहलाएगा, समअणु कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, H2, क्योंकि इनमें NaCl अलग अलग है, NH अलग अलग है, HO अलग अलग है, तो ये सेम सेम है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, समअणु। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वह किसमें निहित रहता है। तो मैंने ये आपको पढ़ा है कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर क्या होता है, निहित रहता है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। तो आज की क्लास आपकी हो गई है एंड। ठीक है, इस क्लास की जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आपको सेंड कर दी जाएगी क्लास के बाद। और आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।